नमस्कार। द डीप डाइव में आज हम वक्त में पीछे जा रहे हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की गलियों में। हमारा दायरा होगा करीब 650 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक। और आज हमारा गाइड यानी हमारा स्रोत कोई मोटी ताजी इतिहास की किताब नहीं है, जो अपने आप में एक दिलचस्प बात है। बिल्कुल, हमारे पास है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनी एक सवालों की किताब, लूसेंट की वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। तो आज का मिशन कुछ अलग है। क्या हम सिर्फ इन 4 ऑप्शन वाले सवालों के टुकड़ों को जोड़कर उस दौर की एक बड़ी और मजेदार तस्वीर बना सकते हैं? चलिए इन सवालों की परतें खोलकर देखते हैं कि इनमें क्या इतिहास छिपा है। ये वाकई एक मजेदार तरीका है। पहली नजर में ये सवाल सिर्फ राजाओं, लड़ाइयों और तारीखों के बारे में लगते हैं, लेकिन अगर हम इन सवालों के पैटर्न को देखें तो ये हमें उस दौर के समाज, उनके सोचने के तरीके और राज का चलाने की चुनौतियों के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। देखते हैं ये हमें कहाँ ले जाते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं पूर्व मध्यकाल से। ये वो दौर था जब भारत कई छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। और पहला ही सवाल बड़ा दिलचस्प है, जो दिल्ली से जुड़ा है। सवाल है कि ढिल्लिका यानी आज की दिल्ली, इसकी स्थापना किसने की थी? और जवाब है तोमर वंश ने। ये बात चौंकाती है कि दिल्ली का इतिहास सल्तनत से भी कहीं ज्यादा पुराना है। ये एक बहुत जरूरी बिंदु है। अक्सर दिल्ली की कहानी सल्तनत के साथ शुरू की जाती है, लेकिन ये सवाल हमें याद दिलाता है कि दिल्ली एक बहुत पुराना राजनीतिक केंद्र रहा है। तोमरों ने इसकी नींव रखी, जिसे बाद में चौहानों ने संभाला। और चौहानों से तुरंत पृथ्वीराज चौहान का नाम दिमाग में आता है। स्रोत में उनके दरबारी कवि चंद्रबरदाई का जिक्र है, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा खींच रही है वो ये है कि ये दौर सिर्फ लड़ाइयों का नहीं था। इन्हीं सवालों में खजुराहों के शानदार मंदिरों का जिक्र है, जिन्हें चंदेल राजाओं ने बनवाया, और फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। मतलब एक तरफ राजनीतिक उथल-पुथल थी और दूसरी तरफ कला और वास्तुकला अपने चरम पर थी। बिल्कुल। और यही इस दौर का सबसे बड़ा विरोधाभास है, जो इन सवालों में झलकता है। एक तरफ राजा अपनी ताकत और भक्ति दिखाने के लिए भव्य मंदिर बनवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बाहरी हमलों का खतरा लगातार मंडरा रहा है। इसी किताब में सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के हमले का सवाल भी है, जो 1025 में हुआ। उस वक्त गुजरात पर भीमदेव प्रथम का राज था। तो ये प्रश्न हमें एक साथ 2 तस्वीरें दिखाते हैं, राजपूत वंशों की कला प्रेमी शान और उनके सामने खड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती। और इसी चुनौती के बाद कहानी का केंद्र दिल्ली बन जाता है, जहां सल्तनत की नींव रखी गई। यहाँ के किरदारों पर तो बहुत सवाल हैं। एक सवाल है रजिया सुल्तान पर, और मैं ये सोच रही थी कि 13वीं सदी में एक महिला का सुल्तान बनना कितनी बड़ी बात रही होगी। बहुत बड़ी बात थी। और इन सवालों से शायद ये पता ना चले, पर उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बाहरी दुश्मनों से ज्यादा अपने ही दरबार के तुर्की सरदारों से थी, जिन्हें 40 का दल या चहलगानी कहा जाता था। वो एक महिला को अपने ऊपर शासन करते हुए बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनका शासनकाल भले छोटा रहा हो, पर वो एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम था। फिर एक सवाल है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली पर। कीमतें तय करना, जमाखोरी रोकना, ये तो उस जमाने का एक बहुत बड़ा आर्थिक प्रयोग लगता है। बिल्कुल, आज के जमाने की प्राइस कंट्रोल नीतियों जैसा। हाँ, और इसके पीछे की वजह बड़ी मजेदार है। खिलजी एक बहुत बड़ी सेना रखना चाहता था ताकि मंगोल हमलों से बच सके, लेकिन खजाने पर ज्यादा बोझ भी नहीं डालना चाहता था। तो उसका समाधान था, सैनिकों की तनख्वाह कम रखो, लेकिन साथ ही बाजार में हर चीज का दाम भी इतना कम कर दो कि उस कम तनख्वाह में भी उनका गुजारा आराम से हो जाए। ये एक जीनियस लेकिन बहुत ही क्रूरता से लागू की गई योजना थी। और प्रयोगों की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक को कैसे भूल सकते हैं? उन्हें तो इतिहास का अनलकी जीनियस कहा जा सकता है। बिल्कुल। स्रोत में उन पर कई सवाल हैं। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना, और फिर सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी चलाना। दोनों ही आइडियाज अच्छे थे, पर नतीजा भयानक रहा। दिलचस्प बात यह है कि टोकन करेंसी का आइडिया चीन में पहले से सफल था, पर तुगलक से एक बड़ी चूक हो गई। दिक्कत यह थी कि उन्होंने जो तांबे के सिक्के चलाए, उनकी नकल करना बहुत आसान था। उस पर कोई खास शाही निशान या जटिल डिजाइन नहीं था। नतीजा, लोगों ने अपने घरों में ही टकसालें खोल ली और धड़ाधड़ नकली सिक्के बनाने लगे। बाजार नकली सिक्कों से भर गया और पूरी अर्थव्यवस्था ही बैठ गई। यानी एक अच्छा आइडिया, पर उसे लागू करने की तैयारी में भारी कमी रह गई। तो सल्तनत सिर्फ सुल्तानों के बदलने की कहानी नहीं है। इन्हीं सवालों में एक शब्द बार बार आता है, इक्तादारी प्रथा। ये क्या थी और इतनी जरूरी क्यों थी?
इक्तादारी प्रथा सल्तनत के प्रशासन की रीढ़ थी। ये उस दौर के लिए एक बहुत ही चालाक समाधान था। सुल्तान अपने अधिकारियों और सेनापतियों को नकद तनख्वाह देने की बजाय जमीन का एक टुकड़ा यानी इक्ता दे देता था। उस अधिकारी का काम था उस जमीन से टैक्स वसूलना, अपना खर्चा और अपनी टुकड़ी का खर्चा निकालना और बाकी बची रकम सुल्तान को भेज देना। इस एक सिस्टम से सुल्तान ने 3 काम साध लिए: टैक्स वसूली, दूरदराज के इलाकों पर कंट्रोल और एक तैयार सेना, वो भी बिना खजाने पर सीधा बोझ डाले। वाह, मतलब ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि प्रशासन का एक पूरा मॉडल था। और इन सवालों में फिरोज तुगलक के दीवाने खैरात यानी दान विभाग का भी जिक्र है। तो क्या हम कह सकते हैं कि सल्तनत में सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं बल्कि लोक कल्याण की सोच भी थी? तो कुछ हद तक जरूर थी। फिरोज तुगलक ने खैराती अस्पताल और विभाग बनवाए। तो इन सवालों को जोड़कर देखें तो सल्तनत एक ऐसे दौर की तरह दिखती है जहां लगातार नए नए प्रयोग हो रहे थे, प्रशासन में, अर्थव्यवस्था में और समाज में। कुछ सफल हुए, कुछ बुरी तरह नाकाम रहे, लेकिन वो एक बहुत ही गतिशील दौर था। तो जब दिल्ली में ये सब प्रशासनिक प्रयोग चल रहे थे तो क्या भारत का बाकी हिस्सा शांत बैठा था? इन सवालों की किताब में दक्षिण भारत को लेकर कुछ है क्या? बिल्कुल है, और वो भी एक बहुत बड़े साम्राज्य का जिक्र है, विजयनगर साम्राज्य। यह हमें याद दिलाता है कि मध्यकालीन भारत की कहानी सिर्फ दिल्ली के इर्द गिर्द नहीं घूमती। हाँ, इस पर सवाल है कि इसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी, तुंगभद्रा नदी के किनारे। और इसके सबसे महान राजा कृष्णदेव राय थे, जिन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता था। एक सवाल ये भी है कि उन्होंने तेलुगु में अमुक्त माल्यद नाम का ग्रंथ लिखा था। मतलब वो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक विद्वान और कवि भी थे। और उनकी शान शौकत का अंदाजा इस बात से लगता है कि उस दौर में कई विदेशी यात्री उनके दरबार में आए। इन सवालों में इटली के यात्री निकोलो दे कोंटी का जिक्र है। जब कोई विदेशी आकर आपकी समृद्धि के बारे में लिखता है तो ये दुनिया के लिए एक तरह का सर्टिफिकेट बन जाता है। इन यात्रियों के लिखे विवरण आज हमारे लिए विजयनगर को जानने का एक बहुत बड़ा सोर्स है। प्रशासन के मामले में भी उनका अपना एक अलग सिस्टम था। यहाँ एक आयंगर व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ये सल्तनत की इक्तादारी से कैसे अलग थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। जहां इक्तादारी एक तरह से केंद्र से कंट्रोल होने वाली व्यवस्था थी, वहीं आयंगर व्यवस्था ग्रामीण स्वशासन पर आधारित थी। इसमें गांव के कामकाज को देखने के लिए 12 सरकारी अधिकारियों का एक समूह नियुक्त किया जाता था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उस गांव की सेवा करते थे। यह दिखाता है कि विजयनगर ने जमीनी स्तर पर एक बहुत ही मजबूत और अनोखा प्रशासनिक ढांचा तैयार किया था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। यहाँ 1565 में हुई तालीकोटा की लड़ाई का सवाल है, जिसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। कहा जाता है कि इस एक लड़ाई ने सब कुछ खत्म कर दिया। हाँ, इस लड़ाई ने विजयनगर की कमर तोड़ दी। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक सल्तनत से लड़ाई नहीं थी। दक्कन की 4 बड़ी सल्तनतों ने मिलकर विजयनगर के खिलाफ एक महासंघ बनाया था। इस लड़ाई के बाद साम्राज्य कमजोर हो गया और फिर कभी अपनी पुरानी शान हासिल नहीं कर पाया। तो ये सवाल हमें कुछ ही बिंदुओं में एक महान साम्राज्य के बनने, उसके शिखर पर पहुंचने और फिर उसके दुखद अंत की पूरी कहानी दिखा देते हैं। एक साम्राज्य का अंत और दूसरे का उदय। और अब आते हैं भारतीय इतिहास के सबसे जाने माने अध्याय पर, मुगल काल। यहाँ तो सवालों की भरमार है। बिल्कुल। शुरुआत बाबर से होती है। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई। सवाल है कि बाबर की जीत का राज क्या था, और जवाब है तुलुगमा नीति और तोपखाना। ये तो भारत के लिए गेम चेंजर रहा होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ एक वंश का अंत और दूसरे की शुरुआत नहीं थी। ये युद्ध की तकनीक में एक बहुत बड़ा बदलाव था। भारत में तब तक लड़ाइयां हाथियों और घुड़सवारों के दम पर लड़ी जाती थीं। बाबर अपने साथ तोपें लेकर आया, जिसके सामने इब्राहिम लोदी की विशाल सेना टिक नहीं पाई। इसने युद्ध का पूरा व्याकरण ही बदल दिया। फिर आता है अकबर का दौर। वो तो एक बहुत ही दिलचस्प किरदार लगते हैं। एक तरफ वो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवा रहे हैं, जहां हर धर्म के विद्वानों से चर्चा करते हैं और दीन इलाही जैसा विचार ला रहे हैं, और दूसरी तरफ इन्हीं सवालों में मनसबदारी प्रणाली का जिक्र है, जो एक बहुत ही सख्त सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था थी। ऐसा लगता है जैसे वो एक दार्शनिक राजा और एक सीईओ जनरल दोनों एक ही व्यक्ति में थे। ये कहने का बहुत अच्छा तरीका है, और यही अकबर की महानता थी। इबादत खाना उनकी बौद्धिक जिज्ञासा और खुले दिमाग को दिखाता है, लेकिन मनसबदारी प्रणाली
वो स्टील का ढांचा था जिसने मुगल साम्राज्य को सदियों तक जोड़े रखा। ये एक बहुत ही जटिल सिस्टम था जिसमें हर अधिकारी का एक पद यानी मनसब तय होता था, जिससे उसकी तनख्वाह और उसे कितने सैनिक रखने हैं ये तय होता था। अकबर सिर्फ एक आदर्शवादी राजा नहीं बल्कि एक बहुत ही चतुर प्रशासक भी था। और मुगलों की शान की बात हो तो शाहजहां और ताजमहल को कैसे भूल सकते हैं। हम सब ताजमहल के बारे में जानते हैं, पर इस किताब में सवाल है कि इसका मुख्य वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ये सवाल हमें याद दिलाता है कि इन महान इमारतों के पीछे हजारों गुमनाम कारीगरों और कलाकारों का हुनर छिपा है। हाँ, और ये मुगल काल की उस भव्यता का प्रतीक है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उनके पास दौलत भी थी और उसे कला में बदलने की समझ भी। लेकिन इसी वंश में एक बड़ा विरोधाभास भी दिखता है। कला के शिखर से हम औरंगजेब तक पहुंचते हैं, जिस पर सवाल है कि उसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। एक ही खानदान में इतना बड़ा फर्क, कहाँ अकबर का इबादत खाना और कहाँ औरंगजेब का संगीत पर प्रतिबंध। ये सिर्फ एक शासक की व्यक्तिगत पसंद का मामला नहीं था, ये साम्राज्य की नीति में एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है। जहां अकबर की नीति सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की थी, वहीं औरंगजेब की नीतियां ज्यादा कट्टर और इस्लामिक कानूनों पर आधारित थीं। इस बदलाव का साम्राज्य की स्थिरता पर बहुत गहरा और दूर तक असर पड़ा, जिसने शायद उसके पतन की नींव भी रखी। ये प्रश्न सिर्फ तथ्य नहीं है, बल्कि एक साम्राज्य के उतार चढ़ाव के पीछे के कारणों को समझने की खिड़कियां हैं। तो प्रतियोगी परीक्षा के इन सवालों के सहारे हमने मध्यकालीन भारत का एक बहुत तेज लेकिन गहरा सफर तय किया है। हमने क्षेत्रीय राज्यों के उदय से लेकर सल्तनत के प्रयोगों, विजयनगर की दक्षिणी शान और मुगलों की बुलंदी और विरोधाभास तक सबकी एक झलक देखी। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे ये ऑब्जेक्टिव सवाल भी एक पूरी कहानी कह सकते हैं। टुकड़ों को जोड़कर एक तस्वीर बनाना मुमकिन है। लेकिन ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। और वो सवाल क्या है? हमने जितने भी सवालों पर बात की वो सब शासकों, उनकी नीतियों, उनकी लड़ाइयों और उनकी बनवाई इमारतों के बारे में थे। ये इतिहास का टॉप डाउन नजरिया है, यानी ऊपर से नीचे देखने का तरीका। पर उस दौर के आम इंसान का क्या? एक किसान, एक कारीगर, एक महिला, उनकी जिंदगी कैसी थी? उनकी रोज की चुनौतियां, उनकी उम्मीदें और समाज में उनकी जगह क्या थी? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगर हमारा ज्ञान का स्रोत ही ऐसी किताबें हैं जो लोगों को सरकारी नौकरी के लिए तैयार करती हैं, तो क्या हम कभी उन लोगों का इतिहास जान पाएंगे जो महलों की दीवारों के बाहर रहते थे? शायद उनके जवाब हमें इन सवालों से बाहर कहीं और खोजने होंगे।